गुड मॉर्निंग सभी मेरे प्यारे मित्र, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि काफ़ी दिनों के बाद हम वापस एक बार इस इंग्लिश लिटरेचर की ऑनलाइन क्लास में हम सब का मिलना हो रहा है। आज मैं आपके लिए एक काफ़ी स्पेशल क्लास आपके एग्ज़ाम के अनुसार, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये जो क्लास होगी ये आपके लिए एक कह सकते हैं कि इतने दिन की जो आपकी तैयारी है एग्जाम से पहले, उसके लिए क्या होगी, एक काफी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो इसी के लिए मैं आप सबको एक बार फिर से इस केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और काफी दिनों के बाद हमारी फिर से एक ये जो इम्पोर्टेंट क्लास आ रही है, तो उसके लिए मैं आप सभी मेरे जितने भी लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सभी को मैं एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी मित्र हैं जिनके पास इंग्लिश लिटरेचर है उनको ये क्लास जरूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। मेरा इंट्रोडक्शन आप सब जानते हो, मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपके लिए एक एक करके सारी क्लासें मैं यहाँ पर लेकर आया हूं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4 और 5। और इन सब की क्लासें हमने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एक करके देखी है। अब हम आज जो क्लास लेकर जो यहाँ पर इस क्लास में जो बात करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं सेमेस्टर 5 की। जो सेमेस्टर 5 अभी आप सबको पता है कि आपका जो जेएनयू का जो एग्जाम है सेमेस्टर, वो अभी आने वाला है। कुछ ही दिनों में आपके मेंस एग्जाम है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कुछ की फैक्ट के साथ, जिसमें आपका हर टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, उसकी मुख्य बातें आपको पता चल जाएगी। और उसी के साथ हम एक एक करके आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको हम यहाँ इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा जो इंट्रोडक्शन है। उसी इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ये जो क्लास है वो हमारी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है, जिसके अंदर मैं सेमेस्टर 5 की क्या लेकर आया हूं, मैराथन क्लास लेकर आया हूं। और ये जो सिलेबस है आपका, ये सिलेबस आपका जेएनयू के अकॉर्डिंग है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जेएनयू, ठीक है, जेएनयू के अकॉर्डिंग है, जो कि कहां पर है, जोधपुर के अंदर। उसके अकॉर्डिंग आपका जो पोएट्री वाला सेक्शन है, क्योंकि आप सबको पता है कि सेमेस्टर 5 के अंदर हमें 2 सब्जेक्ट मिले थे और 2 सब्जेक्ट के अंदर से आपको कोई एक को चूज करना था। और जिसमें हमारे यहाँ पर हमने कौन सा चूज किया है, पोएट्री चूज किया है। और ये पोएट्री का ही जो सिलेबस है सेमेस्टर 5 के अंदर, उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आप सभी लोग एक एक करके हमारी जितनी भी 5 यूनिट हैं, उन 5 यूनिट के अंदर हमने जो जो बातें की थी, हमने अपनी क्लास के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे, हमने एक एक करके वो जितनी भी पोएम्स थी उन सबको हमने देखा था। और उसी सब पोएम्स के अंदर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम जल्दी से चलते हैं बिना किसी देरी के साथ। ये है हमारा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के अंदर हम देखते हैं कि जब हमारा जो यूनिट नंबर 1 होता है हमारे सिलेबस के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, हमें रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कहा गया होता है। क्या कहा गया होता है, रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर आपको क्या करना होगा कि आपकी जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो ये 5 यूनिट है, उसी 5 यूनिट के ये जो 4 यूनिट है 5 यूनिट के अंदर से, उन 4 यूनिट में से आपके क्या होगा, पैराग्राफ दे दिया जाएगा, जो कि यूनिट नंबर किसमें दिया जाएगा, 1 के अंदर। और वहां से ही आपकी कुछ लाइनें ले ली जाएगी और उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करोगे कि जैसे आपको दे दिया, कोई लाइन दे दी गई कोई पोएम की, चाहे यूनिट नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, वहां से आपको कोई लाइन दे दी गई और उसी लाइन के अंदर से आपको क्या करना है, उसके बारे में बताना है कि कौन सी पोयम से ली गई है, किसने लिखी थी, इसकी थीम क्या है, इसकी स्टाइल क्या है,
ये कैसे लिखी गई है, इसके अंदर बातें क्या की गई है, और उसके बाद जो 4-5 जो लाइनें आपको दी गई होती हैं उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअल में उस लाइन के अंदर क्या बातें की गई हैं। तो ऐसे ही करके आपको ये एक्सप्लेनेशन आपको क्या करना है, पूरा करना है। यहां पर मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आया हूं जिसके अंदर आपको देखना है कि क्या है ये, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम योर पोएम्स, और इसके अंदर जो यूनिट्स होगी वो कौन सी होगी, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो 4 यूनिट होगी इसके अंदर से आपका यूनिट नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन आएगा, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि मैंने आपकी यूनिट नंबर 2 जिसमें एक पोयम है आपकी द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, जो कि विलियम्स वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, उसी पोएम्स की मैंने कुछ लाइनें ली थी जिसमें द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस डैश डैश करके, जो कि लास्ट लाइन है हिज ग्रेट हॉर्न, वहां से मैंने ये जो पैराग्राफ उठाया है, और उस पैराग्राफ को आप अनुवाद कैसे करोगे, वहां पर आपको ऐसे 4-5 लाइनें लिखी हुई मिलेगी, लेकिन यहां पर मैंने आपको जस्ट एन एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहां पर बताया है, जिसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करोगे। क्या करोगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करोगे। उसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम विलियम्स वर्ड्सवर्थ सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, द पोयम बिलोंग टू रोमांटिक पीरियड। ये जो पोयम है वो कहां से ली गई है, विलियम्स वर्ड्सवर्थ की जो सोनेट है, विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा था, सोनेट लिखा था, और उसी सोनेट से ली गई ये जो पोयम है जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। इसी में से ये जो पोयम है वो क्या है, बिलोंग करती है, जिसके अंदर आपको कौन सा पीरियड बताया गया है, रोमांटिक पीरियड बताया गया है, क्योंकि हमारे जो वर्ड्सवर्थ थे वो कौन से पीरियड से बिलोंग करते थे, रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते थे। तो उसके अंदर उनके रोमांटिक पीरियड एंड रिफ्लेक्ट वर्ड्सवर्थ डीप कंसर्न अबाउट द ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ ए मैनकाइंड, जिसके अंदर जो हमारे वर्ड्सवर्थ हैं वो आधुनिक दुनिया के बारे में बात करते हैं, भौतिकवादी जीवन के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे ही करके आपको ये जो एग्जाम्पल है वैसे ही कुछ बातें, 4-5 बातें क्या करनी है, इस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखनी है। उसके बाद आप सीधा आना एक्सप्लेनेशन के अंदर, जो कि आपकी ये जो 4-5 लाइनें दी गई होती हैं उसी को आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। कैसे होगा कि इन दिस पोयम वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज द मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ ए पीपल हु वेस्ट देयर एनर्जीज, कि इस पोयम के अंदर हमारे वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने क्या बताया है कि वो उन लोगों के एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं जो कि अपने जीवन काल के अंदर, क्या करते हैं, अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हैं। किसमें, आज की भौतिकवादी दुनिया के पीछे लोग क्या कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं, एंड वर्ल्डली परस्यूट एंड इग्नोर द ब्यूटी एंड हार्मनी ऑफ ए नेचर, और जिसके कारण आज की भौतिकवादी दुनिया क्या कर रही है, इस प्रकृति को क्या कर रही है, नष्ट करने जा रही है, इस प्रकृति को पूरी तरह से क्या कर रही है, बर्बाद कर रही है। द पोइट thus contrast modern emptiness with the ancient faith and urge the mankind of a rediscover its spiritual bond with the natural world। और इसी के साथ जो हमारा जो कवि है वो इस पोएम के अंदर ये बताने जा रहा है कि ये जो मॉडर्न जो वर्ल्ड है ये कहीं ना कहीं जो हमारी जो पुराना जो फेथ है, एंशिएंट जो चीजें थी उसके साथ क्या करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, और वहां से ही हमें वापस वो चीजों को क्या करना पड़ेगा, रीडिस्कवर करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो स्पिरिचुअल बॉन्ड है वो क्या होता जाए, आज की जो दुनिया है और जो पुराना जो नेचुरल वर्ल्ड था उसके साथ क्या हो, जुड़ा रहे। इसी के ऊपर हमारी पोएम के अंदर हमारी बात होती है। तो ऐसे ही आपको उन 4 लाइनों को क्या करना है, अनुवाद करना है,
तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दो जगह देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको 2 या 3 लाइन कहां पर मिलेगी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर मिलेगी। जो आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें से शायद 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आए जहां पर आपको ऐसे ही लाइनें दे दी जाएगी, 2 लाइनें, जिसका आपको क्या करना है, अनुवाद करना है। और आप अनुवाद कैसे करोगे, ऐसे करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर 7 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, जिसमें से 5 आपको करने हैं। कितने करोगे, 5 करोगे। और उन्हीं 5 में से आपको 2 क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जाएंगे जिसमें आपको रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना है। वहां पर भी आप इस टॉपिक को ले सकते हो। बड़ा आसान तरीका है जहां से आप नंबर ला सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करके वहां पर भी आपका आंसर पूरा करना है। ठीक है, समझ में आ गया। यूनिट नंबर 1, जहां पर आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेंड करने हैं और कहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वेरी शॉर्ट के अंदर और शॉर्ट के अंदर, 2 जगह आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम चलते हैं सीधा हमारी यूनिट नंबर 2 के ऊपर, जहां पर हम अपनी कुछ जो पोएम्स हैं, जो 4 पोएम्स जो हमारी यूनिट के अंदर है, यूनिट नंबर 2, 3 और 4, जहां पर कुल मिलाकर 12 पोएम्स आपको देखने को मिलेगी। और हमारी जो आखिरी यूनिट है, 5वीं यूनिट, जहां पर आपको लिटरेचर से जुड़े कुछ फैक्ट, जैसे कि जेनर है, फॉर्म है, कैरेक्टराइज है, इन सब चीजों को, जैसे एजेस है मॉडर्न, जैसे अपने इंग्लिश के अंदर जैसे रोमांटिक पीरियड होता है, मॉडर्न एज होता है, ठीक है, विक्टोरियन एज होता है, तो वैसे ही बातें आपको सब वहां पर भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले चलते हैं हम अपने यूनिट नंबर 2 के ऊपर। कहां पर चलते हैं, यूनिट नंबर 2 के ऊपर चलते हैं, जिसके अंदर हमारी जो पहली पोएम आती है, मैंने आपको बोला था जो पोएम नंबर 1 है वो विलियम्स वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है, और जिसका नाम क्या है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। जिसका नाम क्या है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, कि ये जो दुनिया है ये हम सबसे क्या है, बहुत ज्यादा है। हम जो सोचते हैं ना कई बार कि हम दुनिया में ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये जो संसार है ये हमसे भी कई गुना आगे है। ये हमसे, अगर आप कुछ ऐसी चीजें भी करना चाहोगे, या जैसे कि हम बात करते हैं आज के टेक्निकल युग में, हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, हम टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, लेकिन जब भी कोई नेचुरल डिसास्टर आता है तब हम क्या करते हैं, वहां पर हम ऐसे के ऐसे धरे के धरे रह जाते हैं। हमारे पास उसके लिए कुछ भी चीजें रोकने के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हैं, चाहे हम दुनिया के कौन से भी कोने में छुप जाए। क्योंकि ये जो प्रकृति है, जब भी ये अपना वापस जो कर्मा दिखाती है या वापस उसका रीडिस्कवर का जो टाइम बताती है, तब आप चाहे कितना भी कर लो, ये जो दुनिया है ये वापस बदला लिए बिना नहीं रुकती है। तो इसीलिए जो हमारे राइटर है वो आज के मॉडर्न युग को, भौतिकवादी दुनिया को ये सब बताने की कोशिश इस पोएम के अंदर कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, यहां पर मैं जितने भी क्वेश्चंस बोलूंगा ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है, जो कि आपको कहीं ना कहीं वेरी शॉर्ट के अंदर, अपने शॉर्ट के अंदर या लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। इसके अलावा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे, कुछ 30-40 जो एग्जाम्पल के रूप में मैंने ले रखे हैं, वो मैं आपके इसी वीडियो के नीचे लिंक में क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। वहां से आप इस पीडीएफ को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि यहां पर अगर हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपका और मेरा दोनों का टाइम क्या होगा, बर्बाद होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जहां से ही हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बनकर तैयार हो जाएंगे और आपको डबल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारी जो पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, जिसने किसने लिखी है, विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, जिसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है जिसमें क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम। आपको इस पोएम के अंदर क्या बताना है, सबसे पहले इसकी सेंट्रल थीम के बारे में बात करना है। सेंट्रल थीम क्या होती है कि आपको इस कविता के अंदर
आपको वो कौन सी बात समझ में आ रही है, आपको कौन सी बातों की यहाँ पर जो मुख्यता जो हमारे कवि हैं वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इन सभी बातों को आपको क्या करना है, इस थीम के अंदर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसी थीम से बात करते हुए आपको अपनी वर्तमान दुनिया और पुरानी जो दुनिया है उसको जोड़ते हुए क्या करना है, इसमें बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो क्वेश्चंस है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ डज वर्ड्सवर्थ यूज इमेजनरी एंड ए क्लासिकल एल्यूजन्स इन द पोएम, कि किस तरह के इमेजनरी और किस तरह का जो क्लासिकल एल्यूजन है। क्लासिकल एल्यूजन का मतलब यहां पर क्या होता है कि आपको किस तरह के तरीके का जो संकेत है इसके अंदर जो वर्ड्सवर्थ हैं वो देने जा रहे हैं, किस तरीके के एल्यूजन्स, किस तरीके की बातें जो इस पोएम के द्वारा आपको हमारे वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं कि ये जो भौतिकवादी दुनिया है ये कहीं ना कहीं हमारे जो पुरानी जो नेचुरल वर्ल्ड है उसको क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। उस संकेतों को आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हो। कैसे संकेत, बहुत सारे संकेत है। आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हो रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बड़े के बड़े जंगलों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो बातें हैं, ऐसे ही जो संकट की जो चीजें हैं, इन सब चीजों को आपको क्या करना है, इसके अंदर बताना है। क्योंकि इस पोएम के अंदर भी ऐसी बहुत सारी बातें की गई है। जब भी आप इस पोएम और जो हमारी जो क्लासें हैं, ऑलरेडी मैंने क्लास ले रखी है और हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर सेमेस्टर 5th बाय राकेश कुमार के नाम के जिस फोल्डर जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर एक एक करके आपको एक एक पोएम की सारी क्लासें वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो आप वहां पे जाके इस पोएम को पूरा पढ़ भी सकते हो और उसके बाद इस क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर चलते हैं हम, व्हाट इज द रिवेलेंस ऑफ ए पोएम इन ए टूडेज वर्ल्ड, कि इस पोएम की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान जो आधुनिक जो दुनिया है इसके अंदर क्या प्रासंगिकता है, कि क्या चीज इसकी वास्तव में आज की दुनिया में, ये जो बात आज से 200-300 साल पहले की गई थी, जो दुनिया आज हम वर्तमान हमारे भारत के अंदर देख रहे हैं, वो दुनिया आज से 300 साल पहले इंग्लैंड, यूएसए के आसपास के एरिया के अंदर डेवलप हो चुकी थी। क्योंकि हम जानते हैं कि आज से वो वाले जो अपने जो पश्चिमी देश है वो हमसे कई गुना आगे थे। तो वहां पर उस पश्चिमी देश के अंदर जो अगर हम आज ये जो पोएम पढ़ रहे हैं तो ये कितनी सच साबित होती है, उसको आपको क्या करना है, इसके अंदर पढ़ना है। और ऐसे सवाल इसलिए आएंगे क्योंकि जो हमारी जो परीक्षक होते हैं, जो परीक्षा लेने वाले होते हैं या पेपर बनाने वाले होते हैं, वो बार बार हर साल इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन आज वर्तमान के युग में वो जानते हैं कि जो स्टूडेंट है वो इन पोएम्स को किस अनुसार पढ़ता है, तो वो क्या करते हैं, वर्तमान की चीजों को क्या करते हैं, कोलरेट करते हैं, उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके रचनात्मक दिमाग के साथ थोड़ा उन बातों को जोड़कर क्या करना है, इन चीजों का उत्तर देना है और उसी के साथ आपके अच्छे खासे नंबर आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। वरना ये जो रटा रटाया आप पोएम पढ़ के जाओगे और वही बातों को आप अंदर लिख दोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो एक नॉर्मल सी क्या होगी, एक चीज हो जाएगी जो दुनिया का हर व्यक्ति करता है। अगर आपको एक स्पेशल नंबर निकालने हैं अगर उसके पास से, तो आपको कुछ नई चीजों को जोड़ना होगा। क्योंकि ये पोएम्स आज से 300-400 साल पहले लिखी गई है और इसी पोएम्स को पढ़ पढ़ के पता नहीं कितने जनों ने अपनी एग्जाम पास कर लिए। लेकिन आप किस तरह से वहां से नंबर लाओगे कि आपको कुछ स्पेशल चीजें उसके अंदर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर मैं यहां पर इस पोएम से रिलेटेड कुछ की फैक्ट लेकर आया हूं। ये की फैक्ट आप अपनी एक कॉपी के अंदर लिख भी सकते हो, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे जो ये की फैक्ट होते हैं ये बहुत बड़ा मूल्य महत्व साबित करते हैं। क्योंकि हम एग्जाम से पहले जाते टाइम भी इन की फैक्ट को अगर देख लें, इन पॉइंट्स को देख लें या इन्हीं पॉइंट्स को हम लिख कर भी अगर आ जाए तो आपके अच्छे खासे नंबर वहां पर आ सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे की फैक्ट के ऊपर।
in the world is too much with us. Williams Wordsworth criticizes the 19th century industrial society. ये जो आलोचना करता है वो किसकी करता है? 19वीं सेंचुरी की उन सोसाइटीज की आंदोलन कहता है कि आलोचना कर रहा है, क्योंकि वहां उस समय क्या था? इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका था, इंडस्ट्रियल रीजन आ चुके थे, ठीक है। एंड अमोंडिंग नेचर इन द फेवर ऑफ ए consuming, the poem laments that the people get and spend to the point of losing their humanity and spiritual connection to the natural world. क्यों कर रहा है ये बातें यहाँ पर? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये हो गया है कि जैसे ही औद्योगिकरण आ गया है, जो दुनिया है, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं क्या हो चुके हैं? एक दूसरे के कनेक्शन भूल चुके हैं, ह्यूमैनिटी को भूल चुके हैं, मानवीकरण को भूल चुके हैं, एक दूसरे से क्या रिश्ता है वो भूल चुके हैं। उसके साथ ही इसी नेचुरल वर्ल्ड के अंदर आपका प्रकृति से क्या क्या वास्ता है, क्या क्या आपको उसके आपका उनके प्रति आपको निभाना है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या हो गया है? इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद ये लोग भूल चुके हैं। आज की दुनिया में आप देख लो कि जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, हर कोई अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है। अब जो व्यक्ति आज से कई सालों पहले क्या करता था? टाइम पास करने के लिए एक साथ बैठे रहते थे, मिलते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, परेशानी में पूरा गांव का गांव साथ हो जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या है? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या हो गई है? खत्म हो चुकी है। तो इसी की बात जो है हमारे वर्ड्सवर्थ आज से 300 साल पहले 19th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड के अंदर करने जा रहे थे, और इसी से वो परेशान भी रहते थे। उसके बाद हम जो कुछ की पॉइंट को देखेंगे इसके अंदर कि क्या है? मेटेरियलिज्म वर्सेस नेचर, भौतिकवादिता वर्सेस प्रकृति, भौतिकवादिता वर्सेस प्रकृति, जिसके अंदर humanity is a too focus on a worldly pursuit, getting and spending, which has causes a detachment from a nature. कि इसके अंदर क्या बात बताई गई है कि ये जो ह्यूमैनिटी है ये क्या है? ये भौतिकवादी है। इसमें दुनिया क्या करती है? इंसान दुनियावादी चीजों और ज्यादा ध्यान दे रहा है। वो क्या करता है? कुछ ऐसी चीजों को ध्यान दे रहा है जहां पर आरामदायक चीजें मिले। जैसे कि आजकल हम देखते ना, पहले के जमाने में आप क्या करते थे? बाहर सोते थे, खुले में सोते थे, शुद्ध हवा आती थी, शुद्ध ऑक्सीजन लेते थे। लेकिन आज लोग क्या है? बाहर तो सोए, पता नहीं कुछ जग बीत गए होंगे, और कोई कोई तो आज के नए बच्चे तो ऐसे होंगे कि उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं होगा कि बाहर सोते भी हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? अपनी अपनी आरामदायी चीजों के लिए बहुत सारी नई नई चीजों को क्या करते हैं? आविष्कारित करते हैं। और उसी के साथ जब वो आविष्कार करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि इसी आविष्कार के द्वारा इस प्रकृति के अंदर आपका क्या क्या नुकसान हो जाएगा, आप क्या क्या प्रकृति के अंदर उन चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हो, जिसके कारण आप सिर्फ क्या है? आपका आराम। तो ये चीजों का जो बात है वो इस पोएम के अंदर की गई है। उसके बाद हम देखते हैं सॉर्डिड बून। इसके अंदर जो सॉर्डिड बूम है ये क्या है? सॉर्डिड बूम का मतलब होता है एक घटिया वरदान, घटिया वरदान, जिसके अंदर पीपल हैव गिवन देयर हार्ट्स अवे टू हिज मटेरियल गेन एंड सॉर्डिड, सॉर्डिड का मतलब होता है डर्टी या करप्टेड, एंड गिफ्ट दैट ब्रिंग नो ट्रू फुलफिलमेंट, कि जो वर्तमान की जो दुनिया है जिसके अंदर एक घटिया वरदान या घटिया एक कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजों के कारण जो कहीं ना कहीं इन सबको पता है कि उनका वास्तविकता में जो ट्रू फुलफिलमेंट होता है, जैसे होता है ना अपन पानी प्यासे होते हैं और पानी पीते अपने को कैसे एकदम से एक फुलफिलमेंट मिलता है कि आहा मेरे को आराम मिल गया, तो वैसी ही चीज आज मौजूद नहीं है। आप चाहे कितना भी आविष्कार कर लो, आप चाहे कितने भी एसी ला दो, गर्मी लगे तो आप गाड़ियां ले लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, गद्दा जैसे कि पहले हम खाट पे सोते थे, तो आज क्या है? ऐसा गद्दा आ गया है जहां पर क्या होता है? इंसान आराम से सोता है। लेकिन यही चीजें कहीं ना कहीं ये जो वरदान है आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, यही आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक सिद्ध भी हो रहा है।
आपकी नई नई बीमारियां आ रही हैं, नई नई चीजों से आप परेशान हो रहे हैं। और पुराने जमाने में कौन परेशान होता था? लोग कहीं पर भी सो जाते थे, लोग कोई भी चीजों से इतना कह सकते हैं कि इतनी चीजें नहीं थी, लेकिन लोग कहीं ना कहीं क्या थे? खुश थे, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को क्या किया था? प्रकृति के अंदर झोंक दिया था, और उसी प्रकृति के द्वारा उन लोगों का भी क्या किया जाता था? ध्यान रखा जाता था। और आज जब हम इस प्रकृति को चोट पहुंचा रहे हैं, तो प्रकृति ने भी क्या कर दिया है? अपने हाथ ऊंचे कर दिए हैं। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है लॉस ऑफ एप्रिसिएशन। लॉस ऑफ एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर प्रशंसा की कमी होती है। क्योंकि आज की जो दुनिया है उसके अंदर आप चाहे कितना भी पालो, कुछ भी पालो, एक हद तक आप सब चीजें ले लो, लेकिन जो प्रशंसा वास्तव में आपको दुनिया से मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। क्योंकि आप देखना कभी भी इसके अंदर क्या है? ह्यूमैनिटी इज आउट ऑफ ट्यून with the environment, unable to appreciate the beauty of the sea or winds। कि जो ये ह्यूमैनिटी है, जो ये मानवीकरण है, ये पर्यावरण के तालमेल से बहुत बाहर है। क्योंकि आप जब देखोगे इसमें, जब हम कह सकते हैं कि जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि एसी है ना? एसी है जिसमें आप क्या कर सकते हो? भयंकर से भयंकर जून के महीने में भी आप क्या कर सकते हो? आपके रूम के अंदर सर्दी का कह सकते हैं कि अनुभव या सर्दी का आनंद ले सकते हो। मतलब 18 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर करके आप एक ओढ़ के बढ़िया आराम से सो सकते हो। लेकिन आप वो देखो कि जब ये इतना आप जो कर रहे हो, इससे जब बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड छूट रहा है वो प्रकृति के अंदर जा रहा है, और उसके बाद और ज्यादा गर्मी बढ़ा रहा है। उन चीजों को भी तो देखो आप कि आपके एक जने के मजे के लिए बाहर कितने जनों को वो नुकसान दे रहा है। उसके साथ ही जब आप गांवों में होते हो पुराने जमाने में, तब क्या होता था कि पास में जैसे कि समुद्र होते थे, तालाब होते थे गांवों के पास में। और जब रात को जब एक समय होता था, जैसे 12 बजे के बाद जब पूरी जो जमीन है वो जब ठंडी हो जाती थी, तब सुबह के समय में वो ही ठंडी और शुद्ध ऑक्सीजन जो इतनी एसी, आई होप कि एसी से भी ज्यादा ठंडी होगी और ज्यादा प्योर होगी। आजकल हम दिल्ली के अंदर और वो एयर प्यूरिफाई लगाते हैं, जिससे क्या हो? ऑक्सीजन जो होता है उसको शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। और उसी चीजों को आज जब उस जमाने के अंदर सुबह सुबह शुद्ध हवा आती थी, और आप वर्तमान में भी कहते हैं ना कि सुबह उठो और सुबह उठ के आप योग करो या वॉकिंग करो, आपको कितना आनंदित होता है। ये तो बहुत बड़ा एक सपना हो चुका है। बड़े बड़े शहरों में तो लोगों ने तो शुद्ध हवा देखे तो कई जमाने बीत गए। तो इन्हीं सब चीजों से वो कह रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो युग आया है, ये हमारा जो पुराना जो पर्यावरणीय जो युग था उससे कई ज्यादा क्या हो रहा है? नुकसानदायक हो रहा है। और हम आज के जो लोग हैं इसको ज्यादा अपनाने की ओर भाग रहे हैं, ना कि हमारे पुरानी चीजों की ओर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, जिसमें हम बात करते हैं लॉन्गिंग फॉर ए पैगनिज्म। कि यहां पर जो पैगन की जो बात हो रही है, पैगन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जो हमारे जो राइटर हैं वो पैगन के अंदर जो बात कर रहे हैं, जिसका नाम है मूर्ति पूजा की लालसा, जिसमें मूर्ति पूजा को कहा जाता है। पैगनिज्म किसको कहा जाता है? मूर्ति पूजा को। जिसमें द पोइट वुड रेदर बी ए पैगन स्कल्ड इन ए क्रीड आउटवर्न someone who find divinity in a nature then exist in a detached and modern world। ये जो कह रहे हैं कि जो कवि है वो अपनी जो पैगनिज्म है, जो मूर्ति पूजा है, कि वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है, जो आधुनिक जो युग है, इसके अंदर एक अलग सी ही दुनिया में, जहां पर जो पुरानी जो आस्था थी हमारी, जैसे कि हम प्रकृति के अंदर क्या करते थे? पूजा अर्चना करते थे, पीपल के पेड़ को पूजते थे। हम कह सकते हैं कि प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि सूर्य देवता को हम पूजते हैं, चंद्रमा के दिन हमारे त्योहार होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो हम पुराने जमाने में क्या करते थे? उन चीजों को अपनाते थे। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है? ये जो दुनिया है ये मूर्ति पूजा के पीछे पागल हो गई है। ये बस
उस फलाने की मूर्ति बना दी, उसके बहुत सारे मंदिर बना दिए। अरे आप लोग उन चीजों को क्यों देख रहे हो, जब वास्तव में कहीं ना कहीं पर्यावरण की ये जो चीजें हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पीपल, हम ऐसे पता नहीं कई सारी चीजें थी जो हम क्या करते थे उस जमाने में पूजा करते थे। तो उसके ऊपर भी क्या है, हमारे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस के अंदर हमारे कवि ने बात की है। तो आपको वो चीज भी ध्यान देना है। लॉस ऑफ कनेक्शन, बहुत सारी चीजों को क्या कर चुके हैं, हम छोड़ चुके हैं, हमने लॉस कर दिया है, हमारा जो जुड़ाव था वो टूट गया है बहुत सारी चीजों से। द स्पीकर लेमेंट दैट वी नो लॉन्गर फील ए कनेक्शन टू द नेचर, हमारे जो कवि हैं वो दुखी हो रहे हैं कि आज के युग के अंदर हमने अब नेचर से कनेक्शन पूरी तरह से क्या हो गए हैं, छोड़ चुके हैं। जो हमने जो कनेक्शन जो बनाया था नेचर के साथ वो कहीं ना कहीं टूट चुका है। सिंबलाइज्ड बाय मिसिंग ए मिथिकल फिगर लाइक ए पोस्टियस एंड ए ट्रिटन, कि किस तरह से जो एक मिथिकल जो फिगर थे प्रोस्टियस और ट्रिटन, उसके द्वारा जब हम जैसे मूर्ति पूजा थी जिसके जो पात्र थे, जिसमें क्या नाम था जिसका, पोस्टियस और ट्रिटन, वो भी आज क्या हो गया है, हमसे कहीं ना कहीं दूर हो चुके हैं। जो कनेक्शन था हमारा एक इस पृथ्वी के ऊपर एक नेचर के साथ, वो कहीं ना कहीं क्या हो गया है, टूट चुका है। क्रिटिक ऑफ प्रोग्रेस, द पोएम सर्व एज ए क्रिटिक ऑफ ए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस इंपैक्ट ऑन ए ह्यूमन। ये जो पोएम है इसके अंदर क्या बात हुई है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो क्रांति है उसके द्वारा जो इंपैक्ट जो ह्यूमन बॉडीज के ऊपर पड़ते हैं, उसी के ऊपर क्या था, एक क्रिटिक ऑफ ए प्रोग्रेस था जो हमने इस पोएम के अंदर बात की, जिसके अंदर स्पिरिचुअल एंड कनेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमने बात क्या की थी कि किस तरह से पर्यावरण से जुड़ा पर हमारे साथ पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उसकी हम क्या करते हैं इस पोएम के अंदर आलोचना करते हैं। तो ये ही कुछ पॉइंट थे जिसको आपको इंपॉर्टेंट तौर पर आपको क्या करना है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस के अंदर ध्यान रखना है। और आपके यही जो 3 क्वेश्चंस मैंने जो बताए वो आपके इस पोएम्स के हिसाब से आपको क्या है, इंपॉर्टेंस है, और आपको कैसे अटेंड करने हैं, कैसे आपके लिए ये अच्छे रहेंगे, ये सब मैंने आपको बता दिए। अब हमारी जो सेकंड पोएम है हमारे यूनिट नंबर 2 की, जिसका नाम क्या है, एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखी गई क्रिस्टाबेल, जिसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पोएम के अंदर। कौन सा है, पार्ट नंबर 1। और ये किसने लिखा है, एस.टी. कोलरिज ने लिखा है। किसने लिखा है, एस.टी. कोलरिज ने। इसने एक पोएम लिखी है जिसका नाम क्या है, क्रिस्टाबेल। क्या नाम है, क्रिस्टाबेल। और इसी के बारे में हम यहाँ पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए सेटिंग इन ए क्रिस्टाबेल, कि आपके अंदर आपको इस पोएम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी सेटिंग है, महत्वपूर्ण जो सेटिंग है मतलब इसकी जो शैली है, इसके लिखने की जो कला है, किस तरह से पोएम को लिखी गई है, तो किस तरह का इसके अंदर भाव है, तो उन सब सिग्निफिकेंट चीजों को आपको क्या करना है, उस महत्वपूर्ण चीजों को आपको इस पोएम की आपको इस क्वेश्चन के अंदर बात करनी है। हाउ क्रिस्टाबेल पोर्ट्रेट इन ए पार्ट 1, आपको दूसरा क्वेश्चन ये बताना है कि इसके अंदर जो एक लड़की है क्रिस्टाबेल, उसको किस तरीके से इस पोएम के अंदर उसको पोर्ट्रेट किया गया है, मतलब उसको दर्शाया गया है, तो उसके बारे में भी आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है। थर्ड क्वेश्चन जो है, हाउ डज कोलरिज बिल्ड सस्पेंशंस एंड ए मिस्ट्री इन ए पार्ट 1, कि किस तरीके से जो कोलरिज है वो उसके अंदर एक सस्पेंशन लाती है, एक मिस्ट्री लाती है अपनी इस क्रिस्टाबेल की इस पोएम के अंदर। तो उसके आपको इस कोलरिज के बारे में ये बताना है कि कैसे ये कोलरिज जो हमारे राइटर हैं एस.टी. कोलरिज, ये क्रिस्टाबेल के अंदर वो सस्पेंशंस, और वो एक कहते हैं ना आज के जमाने में एक वो जो
कह सकते हैं एक्शन मूवीज होती हैं, जो हॉरर मूवीज होती हैं, और कैसे आपको डराया जाता है उसके अंदर। तो इसके पीछे बहुत सारे क्या सोच होती है, हमारे जो डायरेक्टर होते हैं, जो राइटर होते हैं मूवी के, उनकी सोच होती है कि कैसे भावों को जब लाएंगे, या एक्टर जो होता है वो कैसे भाव को प्रस्तुत करता है, जब देखने वाली जो ऑडियंस होगी उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे ही क्रिस्टा बेल के अंदर भी जो एस.टी. कॉलरेज है, उनके बारे में ये बताना है कि कैसे भावों को वो क्या करते थे, यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो उन चीजों को भी आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है। ठीक है, फिर चलते हैं, इसकी कुछ बातों को हम इस पोएम की यहाँ पर लेंगे, की फैक्ट को देखेंगे। इन ए पार्ट 1, क्योंकि ये 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको लॉन्ग और आपको कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों मिलेंगे। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको कहा है ये इसी के अंदर से निकलकर आपको सामने दिख जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर हमारी कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट है, जिसके अंदर देखते हैं इन पार्ट 1 ऑफ ए कॉलरिज क्रिस्टाबेल the innocent protagonist visit an ancient oak tree in a midnight to pray, where she encounters the mysterious, alluring, and a likely supernatural Geraldine. And Geraldine claims she was an adopted, and Christabel, acting with a pure compassion, bring her into the castles in adversaries, enabling in a malevolent force। और किस तरीके से, जिसके अंदर जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि इन पार्ट नंबर 1 में जो कॉलरिज है, जो क्रिस्टाबेल है, जो एक उसके अंदर की जो एक पात्र है, वो एक इनोसेंट है, एक प्रकार की एक सीधी सादी लड़की है, जो कि क्या करती है, एंशिएंट ओक, जो कि एक ओक का पेड़ होता है, आपको पता होगा कि ओक का एक पेड़ होता है, जिसके पास रात को, आधी रात को जाती है, मिडनाइट के समय जाती है। और वहां पर क्यों जाती है, एक प्रे करने के लिए जाती है, प्रार्थना करने के लिए जाती है। वेयर सी एनकाउंटर, जहां पर जाकर उसको एक चीज मिलती है, या वो एनकाउंटर होती है, वहां पर किसी वस्तु से उसको क्या होता है, मिलना होता है, जहां पर वो मुलाकात करती है उस रहस्यमय चीज से, द मिस्टीरियस वस्तु से वो मिलती है, जहां पर एल्यूरिंग एंड ए लाइकली सुपरनेचुरल जेरेड लाइन, जिसका नाम क्या है, ग्रेड लाइन। ग्रेड लाइन नाम की एक मिस्टीरियस वस्तु से, या मिस्टीरियस एक व्यक्ति से वो क्या करती हैं, मिलती हैं। और जहां पर उसको वो ग्रेड लाइन ये दावा करती है कि क्या करती है, शी वॉज एडॉप्टेड, कि उसको क्या किया गया है, किडनैप किया गया है, किसके द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा। तो वो क्रिस्टाबेल के सामने एक ऐसी एक्टिंग करती हैं एकदम प्योर तरीके से, जिससे वो क्या होती है, पूरी तरह से क्या होती है, उसकी बातों में आ जाती हैं। और उसके बाद वो वहां से उसको लेकर क्या करती हैं, अपने कैस्टल जाती हैं। कैस्टल का मतलब होता है वहां उनका जो महल है, किसका, क्रिस्टाबेल का, उसके अंदर वो लेकर जाती है। इन एडवेंचरी एनेबलिंग टू द मेलेवोलेंट फोर्स, क्योंकि जो ग्रेड लाइन थी वो बिना क्रिस्टाबेल की सहायता के उस महल में जा नहीं सकती थी, इसीलिए उसको क्या करता है, वो जो क्रिस्टाबेल है वो उसको लेकर अंदर जाती है। तो यही जो यहाँ पर जो बात है इसमें होगी कि एक अरहस्यमयी जो चीज है, व्यक्ति है या लड़की है, वो क्रिस्टाबेल के साथ क्या करती है, उसके महल में चली जाती है। उसके बाद जो बात करेंगे हम, इसकी जो की पॉइंट है, जो फैक्ट है, जिसमें हम देखते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ ए सस्पेंशन, कि सबसे पहला है कि जो एटमॉस्फेयर था, जो समय था, जो वातावरण था, वो कैसा था, उस वातावरण के बारे में हम देखेंगे यहां पर सबसे पहले, जिसके अंदर हम बात करेंगे जो ये कविता है, जो ये पोएम्स है, द पोएम ओपन इन ए गॉथिक सुपरनेचुरल सेटिंग विथ ए फुल मून, कि इस पोएम के अंदर हमने दिखाया गया है कि ये पोएम एक गैथिक फॉर्म के अंदर है, जिसमें रात्रि के समय एक पूरा चांद है, सुनसान एरिया है, और उस महल के पास में एक जंगल है। उस जंगल के अंदर ये रात्रि को
ये जो क्रिस्टाबेल है वो प्रार्थना के लिए जा रही है वहां पर उस ओक के पेड़ के पास, और उस ओक के पेड़ के पास वो लड़की मिलती है गैरेडलाइन नाम की, जो कि उसको क्या करती है, ये बताती है कि उसको किसी 5 व्यक्तियों ने वहां से अगवा करके यहाँ पर उसको किडनैप कर लिया है। तो उसकी बातों में आती है, उसी के ऊपर ये जो है, ये जो पूरा सस्पेंशन है वो इस एटमॉस्फेयर के अंदर बताया गया है। द मीटिंग, अब वो मीटिंग के अंदर क्या होती है, वो गैरेडलाइन को मिलती है, ठीक है, गैरेडलाइन उसको बातों में उलझा देती है और वो उसकी बातों में आ जाती है, तो उसके बारे में बात की गई है। फिर है सिंबोलिज्म्स ऑफ ए गुड वर्सेस एविल। अब यहाँ पर हमें 2 चीजों का पता चलता है, अच्छाई और बुराई के बारे में, क्योंकि जो गैरेडलाइन थी उसका उद्देश्य कुछ और था और क्रिस्टाबेल का उद्देश्य कुछ और था। क्रिस्टाबेल तो बेचारी एक प्रार्थना करने के लिए एक सीधी सादी लड़की, वो क्या करती है, वहां पर बेचारी आती है और वो उस गैरेडलाइन जो कि एक क्या है, बुराई है, उसकी बातों में आ जाती है और उसी बुराई की बातों में आकर वो उसके चक्कर में कहा जाती है, महल आ जाती है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। फिर उसके बाद है, और यहाँ पर उसी गैरेडलाइन को एक स्नेक बताया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको पता है कि स्नेक कोई खेलने की चीज तो है नहीं, वो अगर आप पालोगे तो भी आपको डसेगा ही, आप दूध भी पिलाओगे तो भी आपको डसेगा। तो वैसे ही गैरेडलाइन को भी यहाँ बताया गया है कि क्रिस्टाबेल उसको महल में लेकर तो आई है, लेकिन वो डसने वाली किसको है, वापिस इसी व्यक्ति को है, इसी क्रिस्टाबेल को वो डसेगी, है ना। तो इसी के बारे में इस पोएम के अंदर भी बात की गई है। द स्पेल, द स्पेल का मतलब होता है, जो गैरेडलाइन है, कास्टस ए स्पेल ऑन ए क्रिस्टाबेल। अब स्पेल का मतलब यहां पर होता है जादू, क्या करना, जादू, क्योंकि हम देखते हैं जो कि क्रिस्टाबेल है वो एक प्रकार का, क्या जो गैरेडलाइन है वो क्रिस्टाबेल के ऊपर एक जादू कर देती है। अब जादू करते ही क्या है, क्रिस्टाबेल वो उसके अनुसार ही काम करती है, जैसे गैरेडलाइन चाहती थी वैसे वैसे ही क्या है, क्रिस्टाबेल करती जाती है। तो वो बात भी इसके अंदर, हमारे इस पोएम के अंदर हो रही है। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है अनसर्टेनिटी एंड फॉरशैडोइंग। द पार्ट्स एंड विद इंटेंशंस, एम्बिग्यूटीज regarding the natural of a gैरेडलाइन and her sinister influence, and highlighted by the howling of a dog and uneasy and small and dull। कि इसके अंदर ये जो अनसर्टेनिटी है, इसके अंदर हमें ये बात की गई है अनिश्चितता और पूर्वाभास। जैसे कि ये होता है कि इस हिस्से के अंदर, हमारे आखिरी पोएम के आखिरी पॉइंट के अंदर जो बात है कि जो गैरेडलाइन है वो प्रकृति और जो खतरनाक चीजें हैं उसके प्रभाव के बारे में क्या है, गहरी अस्पष्टता को क्या करती है, पूरी तरह से समाप्त कर देती है। क्यों करती है समाप्त, क्योंकि जो कुत्ता है, जो उनके महल में एक कुत्ता बंधा हुआ था, वो क्या करता है, उस गैरेडलाइन को देखकर भौंकता है। आप सबको पता है कि कोई ऐसी रहस्यमय चीजों को देखकर जो कुत्ते होते हैं वो बड़े ही सहज होते हैं, उनको जल्दी पता चल जाता है। तो इसी कारण से वो क्या करते हैं, वो जल्दी से भौंकना शुरू कर देता है। और जैसे ही जो चांद है वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे गैरेडलाइन उस महल में आती है तो वो चांद भी बेचारा क्या होता है, धुंधला होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि कभी आपने हॉरर मूवी देखी होगी तो उसमें क्या है, चांद के पास में बादल आ जाते हैं, कुत्ते और कुछ ऐसे जानवरों के चीखने की आवाज आती है। तो वैसा ही माहौल कहीं ना कहीं लास्ट में हमारे जब गैरेडलाइन उस महल में आती है तो क्रिएट होता है। तो उसके ऊपर ये पूरा क्या है, ये कुछ पॉइंट है, जैसे एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पेंशन, द मीटिंग, सिंबोलिज्म ऑफ गुड एंड एविल, ठीक है, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, द स्पेल, कैसे जादू टोना, ये सब चीजें जो हमारे पोएम क्रिस्टाबेल के अंदर हमें एसटी कॉलेज के द्वारा बताई गई है। तो यही जो बातें हैं जो मैंने आपको बोला था, सिग्निफिकेंस है, कैसे जो एसटी कॉलेज लिखते हैं, तो उसके अंदर आप ये पॉइंट्स डाल सकते हो, आपका उत्तर वहां पर पूरा माना जाएगा। द पोएम इज सेलिब्रेटेड फॉर म्यूजिकल ballads like rhythms and its explorations of a repressed desire and gothic terror। इसके अंदर जो ये जो कविता है जिसमें ये बताया गया है कि ये संगीतमय और गीत गाथा के जैसी है। संगीतमय है, संगीतमय कैसे कि इसके अंदर जो ट्यून है इसका वो बड़ा ही क्या है, एकदम शांत है, गाने की तरह है। लेकिन दूसरी और जो ये पोएम है ये क्या है, गॉथिक है,
जिस गौतिक के अंदर उसका जो एक गौतिक जो आतंक होता है, गौतिक का मतलब होता है जो कविता के अंदर जैसे कि डरावनी चीजें, जो मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को संकट उत्पन्न होना, उन्हीं चीजों का भी क्या है इस क्रिस्टाबेल के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये जो पोएम है इसकी जो शैली है, अगर आप शैली के अंदर लिखना चाहो 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो आप ये बात लिख सकते हो, द पोएम इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स म्यूजिकल बैलेट लाइक ए रिदम्स एंड इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ ए रिप्रेस्ड डिजायर एंड गॉथिक टेरर। तो यही जो बात है हमारे सेकंड पोएम जो कि क्रिस्टाबेल एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई उसके अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारी जो तीसरी पोएम है उसको हम देखेंगे जिसका नाम है पीबी शैली ओ टू वेस्ट विंड। जिसका नाम क्या है, पीबी शैली के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम क्या है ओ टू द वेस्ट विंड। ओ टू द वेस्ट विंड आपको लगता है कि एक ओड है, ये क्या है ओड है, लेकिन इसके अंदर जो कवि है वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये एक ओड का मतलब क्या होता है, एक लॉन्ग लिरिकल पोएम, मतलब उस पोएम के अंदर बातें की गई है लेकिन बड़ी ही क्या है एक लिरिकल वे के अंदर, इसको एक कविता का ही एक क्या है रूप कहा जाता है। ओड का मतलब क्या कहते हैं, एक लॉन्ग लिरिकल पोएम है। ये क्या है, लॉन्ग लिरिकल पोएम है। ठीक है, एक लॉन्ग लिरिकल पोएम है, समझ में आया। तो वैसे ही हम देखते हैं कि ये लॉन्ग लिरिकल पोएम है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड, कि इसके अंदर जो सेंट्रल थीम है वो क्या है ओड टू द वेस्ट विंड की, आपको वो बताना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज शैली यूज इमेजनरी इन ए ओड टू द वेस्ट विंड, कैसे ही शैली ने एक जो इमेजनरी यूज की गई है ओड टू द वेस्ट विंड में, क्योंकि जो वेस्ट विंड है वो क्या है पश्चिमी हवा है। उस पश्चिमी हवा को कैसे प्रस्तुत किया गया है हमारे इस पोएम के अंदर, तो उसके बारे में आपको बताना है, उसकी इमेजनरी को बताना है आपको। एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड ए फॉर्म ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड, आपको उसका फॉर्म और उसका स्ट्रक्चर भी आपको क्या करना है इसके अंदर बताना है, किस फॉर्म में लिखी गई है, कैसे स्ट्रक्चर में लिखा गया है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पीबी शैली ओड टू द वेस्ट विंड कब लिखी गई है, 1819 में लिखी गई है। कब लिखी गई है, 1819 के अंदर लिखी गई है। इज ए पावरफुल रोमांटिक पोएम, ये कैसी है पावरफुल रोमांटिक पोएम। यहाँ पावरफुल का मतलब इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो हवा है ये बड़ी ही शक्तिशाली है। पश्चिमी हवा को क्या किया गया है अंदर शक्तिशाली, एक बोले तो एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, एक पावरफुल चीज के बारे में दर्शाया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको एक पावरफुल रोमांटिक पोएम कहते हैं। ठीक है, symbol of revolutionary changes, destructions and a creative regenerations, and it portrays the wind as a both and destroyer। यहाँ पर जो हवा है उसको यहाँ पर कई सारी चीजों से उसको दर्शाया गया है। डिस्ट्रक्शन मतलब तोड़फोड़ करने वाली, पालने वाली, उसको वापस उगाने वाली, तो उसको बहुत सारी चीजें बताई गई है उस हवा को कि आप ये जो वेस्ट विंड है ये बहुत सारी चीजों को नुकसान भी करती है, बहुत सारे कह सकते हैं पेड़ों को गिरा देती है, लेकिन उसी समय वापस इसको प्रिजर्वर भी कहा गया है कि ये जो हवा है वापस नए जीव जंतु या नए पौधों को उगने में भी क्या करती हैं, उसका क्या होता है बड़ा ही योगदान होता है। कैसे, जैसे कि जब ये हवा चलती है तो जो पेड़ों के ऊपर जो बीज लगे हुए होते हैं वो बीजों को क्या करती है ये एक जगह से दूसरी जगह पर गिरा देती है, और जब जैसे ही बारिश का मौसम वापस आता है तो वो बीज क्या होते हैं वहां से अंकुरित हो जाते हैं और एक नया पौधा बनकर वापस क्या करते हैं उगने लगते हैं। तो ये प्रिजर्वर हो गया। और डेस्ट्रॉयर कैसे होता है कि वो ही क्या होती है पेड़ों पर जो सूखे पत्ते होते हैं उसको तोड़ती है, उस एक पत्ते को दूसरी जगह पर लेकर चली जाती हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये इस पोएम के अंदर क्या होती है चल रही है। एंड डेड ऑफ आइडियाज एंड ए क्रिएटर ए न्यू लाइफ, और उसके अंदर एक क्या है एक नया आइडियाज और नए जीवन के बारे में एक क्रिएटर का जो अलग आइडिया होता है वो भी इसके अंदर बताया गया है। विद द स्पीकर आस्किंग टू स्प्रेड हिज रिवोल्यूशनरी आइडियाज
to inspire societal reform. The poem end with an optimistic message of hope and renewal. लास्ट में जो ये पोएम है ये एक मैसेज के साथ पूरी होती है जिसमें हमें ये बताया गया है कि नवीकरण के साथ हमारा जो आशावादी जो कह सकते हैं कि जो संदेश है वो भी हमें इस पोएम के अंदर आखिरी समय में मिलता है। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम देखते हैं द विंड एज ए डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। कैसे मैंने कहा था कि ये जो विंड है ये डेस्ट्रॉयर भी है। डेस्ट्रॉयर का मतलब होता है कि ये पत्तों को गिरा देती है, पेड़ों को गिरा देती है, सूखे पेड़ों को गिरा देती है, पत्तों को क्या करती है एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर चली जाती है। तो ऐसे ही उसके साथ ही जो बीज होते हैं उन बीजों को उन दरारों के अंदर गिरा देती है और जब बारिश आती है तब क्या होता है वापिस से वो बीज ही क्या होते हैं एक नए पेड़ के साथ जमीन पर वापिस उग जाते हैं। तो वैसे ही ये एक प्रिजर्वर और डेस्ट्रॉयर का रोल भी निभाती है। द सिंबल ऑफ ए रेडिकल चेंजेस, इसके अंदर हमें ये बताया गया है सेकंड पॉइंट के अंदर कि जो पोएम है ये एक सिंबल है। किसका सिंबल है? एक रेडिकल कह सकते हैं कि एक कट्टरपंथी एक जो बदलाव होता है, ठीक है, एक जो बदलाव होता है एकदम से चेंजेस होता है। आपको पता है चेंजेस कौन करता है? कट्टरपंथी करते हैं, क्योंकि जो आशावादी हैं वो तो बैठे रहते हैं अरे हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति जब कोई चीजों को चेंज करता है तो उसको हम कहते हैं कट्टरपंथी। क्या कहते हैं? कट्टरपंथी। तो यहाँ पर भी कट्टरपंथी का ही बात उसके अंदर किया गया है जहां पर इसकी स्वतंत्रता, समानता और कुछ बदलाव जो कि हमारे जो रोमांटिज्म जो आदर्श है, जो हमारी पोएम्स के अंदर जो रोमांटिक पोएम्स है उसके अंदर कुछ जो चीजें हैं उन चीजों का क्या है जो रोमांटिक आइडियल्स हैं, उन लिबर्टीज है जैसे इक्वलिटी है, इन सबको क्या किया गया है? चेंजेस किया गया है। और उन्हीं चेंजेस को किसने किया गया है? इस विंड ने किया गया है। और इसी विंड को क्या है? एक सिंबल बताया गया है कि ये उस नेचर को क्या करती है? फोर्स करती है। उस फोर्स के द्वारा ये सब क्या होती है? ये जो सामाजिक और ये जो राजनीतिक जो जीवन है ये भी क्या हो जाते हैं? चेंजेस हो जाते हैं। उसके बारे में भी हमारी इस पोएम के अंदर ये बात की गई है। किसके माध्यम से? वेस्ट विंड के माध्यम से। समझ में आया? तो ये सब जो बातें हैं जो मैं यहाँ पर कर रहा हूं ये सब क्वेश्चंस के अंदर आपको लिखनी है। जब आप पढ़ोगे तो ये सब बातें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक मैराथन है जिसके साथ साथ आपका रिवीजन हो रहा है। आपके ये जो की पॉइंट है अगर ये भी आप अगर पॉइंट लिख कर आ जाते हो तो आपको अच्छे खासे नंबर वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है द पोएट्स प्ली फॉर इंस्पिरेशंस, कि इसके अंदर जो पोइट है वो क्या हो रहा है? एक क्या होता है कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन है। कवि को क्या मिलती है? प्रेरणा मिल रही है। क्यों प्रेरणा मिल रही है? इससे क्या मिल रही है? द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू विंड। जो स्पीकर है वो खुद को किससे कंपेयर कर रहा है? हवा से कंपेयर कर रहा है। एंड वांटिंग टू बी इट्स लायर एंड ट्रम्पेट, वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे जैसे शक्तिशाली बनना है। क्यों बनना है? एंड आस्क द विंड टू स्प्रेड हिज थॉट अक्रॉस द यूनिवर्स, और वो कहता है कि मेरे जो विचार हैं, मेरे जो आशा है, मेरे अंदर जो ताकत है वो भी इस हवा की तरह पूरे विश्व के अंदर क्या हो जाए? फैल जाए। मेरी जो आइडियल है, मेरे जो आदर्श हैं वो भी क्या हो जाए? मेरे जो विचार है ये पूरी धरती पर फैल जाए और इससे एक क्या हो? एक नई चीज, एक नई वस्तु का क्या हो? बर्थ हो। क्या हो? बर्थ हो। तो कवि खुद को भी क्या करता है? उस वेस्ट विंड से क्या करता है? तुलना करता है। क्या करता है? तुलना करता है। एंड उसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है? स्ट्रक्चर एंड इमेजनरी। द पोएम कंसिस्ट्स ऑफ ए 5 सोनेट। अगर हम इस पोएम की स्ट्रक्चर की बात करें, यहां पर भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि आपको अगर पूछ ले कि भाई जो ये वर्ड टू द वेस्ट विंड है इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप बात करो तो आपको 2 नंबर के अंदर ये सवाल आपको मिल जाएगा कि द पोएम कंसिस्ट्स 5 सोनेट। क्या इसके अंदर कितने सोनेट मिलेंगे आपको? 5 सोनेट। और वैसे सोनेट की अगर हम बात करें तो क्या है? 14 लाइन की एक पोएम्स होती है। तो इसके अंदर क्या है? 5 सोनेट आपको मिलेंगे जो कि किस में लिखे गए हैं? ट्रेजमा रीमा में लिखे गए हैं। ट्रेजमा रीमा में
लिखे गए हैं, जिसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, ए बी सी बी, सी डी ई डी और ई ई, ऐसे ही करके, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि ये एक ओड है, लॉन्ग लिरिकल पोएम्स है, और इस ओड के अंदर पता नहीं कितने सारे सोनेट्स भी आ सकते हैं। तो 14 लाइन के पता नहीं कितने सोनेट हैं, 5 सोनेट देखने को मिलेंगे। तो 14 करते कितना हो गया, 5, कम से कम 80-90 लाइनें इस पोएम के अंदर मौजूद है, और जिसकी राइम स्कीम क्या है, ये है। तो आपको स्पेशल राइम स्कीम का भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये राइम स्कीम यहाँ पर लिखनी है, और कौन से फॉर्म में लिखी गई है, प्रेजा रीमा में लिखी गई है। इट यूज विविड इमेजनरी अक्रॉस लैंड, इसके अंदर बहुत सारी, अगर इमेजनरी की बात करें तो पूरे अक्रॉस लैंड के ऊपर अलग अलग प्रकार की क्या है, इमेजनरी को यूज किया गया है। स्काई एंड सी को यूज किया गया है। डिप्टिंग द विंड एज ए विंड स्पिरिट, वाइल्ड स्पिरिट, यहाँ पर जो हवा है उसको एक वाइल्ड स्पिरिट की तरह यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। एंड दैट मूव्स अक्रॉस द अर्थ एंड ओशन एंड स्काई, और यही जो चीज है ये पूरे विश्व में क्या होती है, फैल रही है, जा रही है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, पर्सनल एंड societal renewal, amidst personal tragic and political unrest, the speaker seeks personal rejoicings of a hopes better future। कि इसके अंदर जो कवि है वो क्या बात कर रहे हैं कि कह सकते हैं कि स्पेशल चीजें हैं, जिसमें वो कवि कह रहे हैं कि इसके अंदर अलग अलग जो चीजें हैं, अलग अलग जो जमीन है, आसमान है, उसके अंदर हम हर तरीके से अलग अलग चीजों को अगर पर्सनली अगर ले हम खुद के ऊपर व्यक्तिगत तरीके से, और अगर सामाजिकरण हो तो उसमें भी हम बहुत सारी चीजों का नवीकरण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि व्यक्तिगत त्रासदी और जब राजनीतिक अशांति जब इस दुनिया के अंदर मौजूद होती है, जब आपको पता है कि पॉलिटिकल क्राइसिस आते हैं, सामाजिक परेशानियां आती हैं, तो हम इसके बीच में जो व्यक्तिगत जो हमारा कह सकते हैं कि हमारा जो थॉट होता है, और हम उसी थॉट के द्वारा हम खुद क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को बेटर बनाकर हमारे आने वाले भविष्य में जो हमें चीजें चाहिए, क्योंकि एक बच्चा होता है, अगर आप उसको स्टार्टिंग से ही एक अच्छी चीजों में डाल दोगे तो वो बच्चा आगे जाकर आपके लिए, आपके फ्यूचर के अंदर जो बच्चा एक अलग चीज के रूप में उभर कर सामने आएगा, एक अलग चीज है। वो कहते हैं ना कि जैसे ही पालन पोषण आप बचपन में उसका करोगे, वैसा ही वो बच्चा जवानी में या आगे जाकर क्या होगा, उसके अंदर वो बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आपको वो चीज भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर है साइक्लिकल नेचर ऑफ ए लाइफ, कि जो दुनिया है ये एक साइक्लिकल प्रोसेस के अंदर चल रहा है। ये जो नेचर है जिसके अंदर आपको पता है कि जन्म होता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद बुजुर्ग होता है, मेच्योरिटी आती है, तो ऐसे ही करके ये पूरा एक साइकिल है, और हर साइकिल के ऊपर हर व्यक्ति को गुजरना है। पेड़ छोटा होता है, अंकुरित होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, वापिस इतना बड़ा हो जाता है कि एक समय ऐसा आ जाता है जब वो पेड़ सूख जाता है और वापिस गिर जाता है, और वहीं से उसके बहुत सारे बीजों से वापिस नए नए बच्चे कह सकते हैं छोटे छोटे पेड़ उत्पन्न होते हैं, वापिस चलते हैं। तो ये एक पूरा साइकिल है। हमारे अंदर भी देख लो आप, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी बच्चा होता है, बच्चे होने के बाद वो किशोर होता है, किशोर होने के बाद वयस्क होता है, वयस्क होने के बाद मेच्योर होता है, मेच्योर होने के बाद धीरे धीरे कह सकते हैं ये पूरा तरीके से क्या होता है, साइकिल है। तो हर चीजों में ये जो साइकिल्स होते हैं उसी के अनुसार क्या होता है, ये जो गाड़ी है ये चलती रहती हैं। तो ये पूरा जो बात है, ये जो चीजें हैं आपको ओड टू द वेस्ट विंड के अंदर पीबी शैली के द्वारा लिखी गई मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें भी क्या करना है, यहाँ पर बताना है। और जब ये सारी चीजें आप बताओगे तो वहां पर आपके अच्छे खासे नंबर देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम, जो हमारी नेक्स्ट जो पोएम है वो है जॉन किट्स की टू ऑटम। क्या है, टू ऑटम। व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ द ऑटम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ द ऑटम, और सेकंड पॉइंट है राइट द समरी ऑफ ऑटम,
कि आपको दो पोएम उसके अंदर देखने को मिलेगी, जॉन किट्स की दो पोएम नहीं, एक पोएम टू ऑटम, जिसके अंदर दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेन थीम ऑफ टू ऑटम, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द समरी ऑफ ऑटम। कि आपको दो क्वेश्चन देखने हैं अंदर, सबसे पहले तो उसकी थीम लिखनी है और सेकंड क्या लिखना है, समरी लिखनी है। ठीक है, जॉन किट्स टू ऑटम। टू ऑटम क्या है, ऑटम एक सीजन है, आपको पता होगा। उसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग, जैसे कि कह सकते हैं कि खूबसूरत सा मौसम होता है, बहुत सारे जैसे फसल होती हैं वो पैदा हो जाती हैं, पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती हैं, उसको फिर किसान काटने जाता है, तो वो वाला मौसम है ना। जैसे कि अभी ये जस्ट सर्दी खत्म होते ही क्या होगा, ऑटम का महीना आएगा, फिर गर्मी आएगी, तो वैसे है ना। जॉन किट्स टू ऑटम इज ए सेलिब्रेटेड रोमांटिक ओड। ये क्या है, रोमांटिक ओड है। कब लिखा गया है, 1819 में। दैट पर्सोनिफाइज द सीजन अस। ये किसको पर्सोनिफाई कर रहा है, एक सीजन को पर्सोनिफाई कर रहा है। किसको कर रहा है, एक सीजन को पर्सोनिफाई कर रहा है। काम, प्रोडक्टिव एंड फिगर, फोकसिंग ऑन ए थीम ऑफ ए मैच्योरेशंस, हार्वेस्ट एंड द acceptations of a traditions. The poem structure flows from a morning and abundance to afternoon labor and the final the quiet sound of a autumn dusk. कि इसके अंदर हमें क्या बात की गई है, जब ये 1896 में जब ये लिखी गई ये वर्ड, इसके अंदर जो मौसम है उसके बारे में बताया गया है कि मौसम शांत है, उत्पादक के रूप में मानता है, क्योंकि इसके अंदर उत्पादकता किसको माना गया है, एक मानव को माना गया है। प्रोडक्टिविटी कौन करता है, एक मानव करता है। लेकिन यहाँ पर हवा को भी क्या है, उसको पर्सोनिफाई किया गया है, उसको भी एक प्रोडक्टिविटी के रूप में इस सीजन को बताया गया है। ऑटम सीजन को क्या बताया गया है, एक प्रोडक्टिविटी के रूप में बताया गया है। कविता की जो संरचना है वो सुबह क्या होती है, प्रचुरता में, जैसे पकाने के लिए है, दोपहर का श्रम कटाई के लिए माना जाता है, और जब शरद ऋतु में जब शाम होती है तो वो शांत ध्वनियों के लिए माना गया है। तो तीन काल बताए गए हैं कि जब सुबह होती है तो वो पकाने के लिए होती है, जैसे सूर्य की किरण पड़ रही है। फिर क्या होता है, दोपहर का समय क्या होता है, रेस्ट करने का होता है, तो कटाई का समय होता है। उसके बाद जो शाम होता है वो शांत होती है, उसमें अलग अलग ध्वनियां देखने को मिलती हैं। तो वैसे ही करके तीन तरीके की जो तीन चार चीजें की जो बात है इस ऑटम के अंदर की गई है। दो क्वेश्चंस है, इसकी समरी लिखनी है और इसकी थीम लिखनी है। तो इसके कुछ की फैक्ट हैं जिसमें हम देखते हैं अबाउंडेंस एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। कि इस स्टेंजा 1 के अंदर आपको क्या मिलेगा कि अबाउंडेंस, अबाउंडेंस का मतलब होता है भरपूरता और मीठे जो फल होते हैं। क्योंकि ऑटम सीजन के अंदर आप जब देखोगे कि ये जो सीजन होता है, जो इसके अंदर जो हवा चलती है, जो धूप खिलती है, जिसमें क्या होता है, जो फल होते हैं, जो वीड्स होते हैं, जो खेती होती है, वो पूरी तरह से पक कर क्या हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर क्या है, इस पोएम के अंदर इमेजेस किया गया है स्टेंजा नंबर 1 के अंदर। फिर है पर्सोनिफिकेशंस ऑफ ए ऑटम। सेकंड स्टेंजा के अंदर क्या किया है, ऑटम को क्या किया है, पर्सोनिफाई किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि ऑटम क्या है, सुबह शाम दोपहर कैसे वो शांत रहता है, शाम को दोपहर में कैसे उसकी कटाई होती है, सुबह कैसे वो उगता है, कैसे वो उत्पन्न करता है, तो उसके बारे में बताया गया है। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ ए मॉर्टेलिटी एंड ए टाइम। कि इसके अंदर बताया गया है कि कैसे एक समय आने के बाद, कैसे एक समय आने के बाद जो नश्वरता है और जो समय को स्वीकार करना है वो इसके अंदर आ जाता है। जिसके अंदर कहा गया है द पोएम एक्नॉलेज दैट द सॉन्ग ऑफ ए स्प्रिंग्स आर गोन बट द फाइंड ब्यूटी इन ए डाइंग ईयर। कि जो ये जो समय है, जो गीत है, वो जो बसंत के गीत हैं वो चले गए हैं, और लेकिन अब जो साल है ये पूरी तरह से पूरा होने आया है। लास्ट में जो मरता हुआ साल है उसकी जो सुंदरता है उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर देखते हैं, जिसमें आखिरी चंद जो क्या होता है, शाम के संगीत के ऊपर जोर देता है। जिसमें क्या है, जैसे रोते हुए जो मच्छर होते हैं, कुछ रात्रि के समय जो जुगनू होते हैं, वो सब चीजें क्या है, शाम के समय में क्या होती है, उनकी जो साउंड आती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, थीम ऑफ ट्रांजिशंस। कि इसके अंदर जो थीम है, जो
थीम है, जो वो विषय है, वो क्या है? अस्थायित्व विषय है। कि कविता कहती है कि सर्दी जैसे ही खत्म होती है तो उसके ठीक पहले छोटे पल क्या होते हैं उसको देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे पल कैसे? ये बताती है कि परिपक्वता आनी शुरू हो गई है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी गेहूं है, गेहूं के अंदर क्या है कि जैसे जैसे ही एक ऐसी गर्मी की हवा आएगी, जैसे हम कहते हैं ना कि सीजन एकदम से चेंज होता है, तो आएगी वैसे ही क्या होगी, जो बालियां होगी वो सूख कर क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अपनी जो उसके अंदर जो सिंबल्स हैं चेंज होने के, वो किसके द्वारा पता चलता है? इसी ऑटम सीजन के अंदर उसकी हवा, जो विंड जो उसके अंदर चलती है, उसके अंदर हमें पता चल जाता है और बड़ा चेंजेस आता है। ठीक, लास्ट में है सिंबलिज्म। इसके अंदर अगर हम सिंबल की बात करें तो बहुत सारे सिंबल हैं। जिस सिंबल में हम क्या कर सकते हैं, जिसके अंदर ये बता सकते हैं कि प्रकृतिवाद, जैसे खेतों में फूट है ना, फूट की तरह क्या होता है, धीरे धीरे दिन क्या होता है, खत्म होता है। फूट कैसे? जैसे कि सूखे हुए चीजें हैं उनको बार बार क्या कर रहा है, वो जकोरता है। फूट होता है ना, जैसे कोई सूखा हुआ पेड़ होता है, अब उसके पास से जब हवा गुजरती है तो सिर्फ क्या होती है, उसके पास से जो गुजर रही है सिर्फ उसकी आवाज आ रही है, ना कि उस पत्तियों की आवाज आ रही है, ना कि उसके अंदर से ठंडी हवा पैदा हो रही है। सिर्फ क्या हो रही है, वो हवा एक फूट की तरह गुजर रही है। अब जैसे ही यहाँ पर दिन का अंतिम अवस्था को कैसे दर्शाता है कि जो शाम का समय है ऑटम सीजन के अंदर, जैसे ऐसे होता है कि किसी के घर में जैसे कि किसी की डेथ हो गई है और कैसे वो शांतमय एक पूरा माहौल बनता है, तो वैसे ही माहौल बनता है और इतना शांत हो जाता है कि उसके अंदर मच्छर के भी जो छोटे छोटे जो जीवों के आवाज हैं वो हमें, वो ट्यून जो है वो हमें सुनाई देती है। और लास्ट में इसकी जो थीम है, द पोएम इज ए मास्टरपीस ऑफ ए सेंसरी डिटेल, जिसके अंदर हम साइट है, साउंड है, टच है, दैट सेलिब्रेट द रिचनेस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। और ये सारी जो चीजें हैं, साइट, साउंड, टच, ये हमारे इस पूरे नेचुरल वर्ल्ड के क्या है, औजार हैं, तत्व हैं, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ये जो आपकी पहली यूनिट है, वो यहाँ पर इसके पहले यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे, जो हमने इस क्लास के अंदर बात की। इसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर 3 है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके सामने लेकर आऊंगा। और इसी के साथ हम एक एक करके हमारी जो ये मैराथन चलेगी 2-3 दिन, इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सारी बातों को हम लेकर आएंगे और आपका एक अच्छा एग्जाम से पहले जो रिवीजन होता है वो मैं इस क्लास के माध्यम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से आपको करवा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।